गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 17 लघु भारत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पाठ के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की गई है। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि ये लघु भारत नामक जो पाठ है वो एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है कि जब हम कहीं दूर किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं और वहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी हमने प्राप्त की है उसको हम एक लेख की तरह लिखते हैं। वहाँ के हर एक छोटी से छोटी जानकारी को उसमें लिपिबद्ध करते हैं, तो वही यात्रा वृतांत कहलाता है। आप जानते हैं कि यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। अगर हम मानव के इतिहास पर नजर डालें तो यही पाएंगे कि मनुष्य के विकास की यात्रा जो है उसमें यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई न कोई यात्रा पर जाता ही है, कहीं न कहीं की यात्रा करता ही है। मगर कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो अपनी यात्रा में लिए गए अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को हम जैसे, आप जैसे पाठकों के लिए कलमबद्ध करते हैं और साहित्य में अपना योगदान देते हैं। वैसे तो यात्रा वृतांतों का लेखन जब जब हुआ है उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि यात्रा के दौरान जो भी स्थान आते हैं या फिर जिन स्थानों की वो यात्रा करते हैं उनके संबंध में जानकारी देते हैं और लोगों को, हमको और आपको उन जगहों पर यात्रा करने के लिए आकर्षित भी करते हैं। ये लघु भारत जो है वो मॉरिशस देश के लिए कहा गया है और ये यात्रा वृतांत के लेखक हैं प्रमुख साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने अपनी इस यात्रा वर्णन में मॉरिशस की प्राकृतिक सुषमा, सामाजिक संरचना, समाज, लोगों के रहन सहन, संस्कृति, वहाँ की स्थानीय भाषा और उनकी सोच, उनके विचारों को अपने इस लेख के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और साथ साथ साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। तो जो भी भाव लेखक या विचारक के मन में उत्पन्न होते हैं उन सभी भावों को अपने इस लेख में उन्होंने व्यक्त किया है और यदि उन्हें रास्ते में कठिनाई मिली तो उसको भी व्यक्त किया, अगर उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई तो उसे भी व्यक्त किया। तो ये महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें लघु भारत अर्थात मॉरिशस के बारे में ऐसी जानकारी दी है जिससे हम भी और आप भी निश्चित ही उस स्थान पर जाने के लिए आकर्षित होंगे। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ हम भारत जैसी खूबसूरती, बोलचाल, भारत जैसे लोग, संस्कृति, धर्म सब कुछ पा सकते हैं। भारत से दूर होकर भी यदि हम वहाँ जाएं तो हमें भारत जैसी ही अनुभूति प्राप्त होगी। अनेक विद्वान, अनेक विचारक ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसमें से स्वर्ग की रचना की। तो
अपने आप में ये कहा जा सकता है कि मॉरिशस कितना खूबसूरत देश होगा। यहाँ के खेतों को देखने में ये लगता है कि जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के विस्तृत खेत हैं, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत हैं, कोंकण और केरल के बरसाती गांव जैसे गांव के परिदृश्य भी यहाँ मिलते हैं, बिहार के आरा के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग भी दिखाई देते हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसीलिए मॉरिशस को लघु भारत कहा गया है। इतना ही नहीं, लघु भारत अर्थात मॉरिशस में पंचवटी नामक स्थान भी है, चित्रकूट भी है, गंगा सागर भी है। ऐसे ऐसे वहाँ स्थान पाए जाते हैं। और यही नहीं, भारत के गिरमिटियों की कहानियां यहाँ पढ़ते सुनते पाया जाता है। और भारत की तरह ही वो भी एक अजूबा जादुई देश है, जहाँ मिट्टी से भी लोग सोना पैदा कर सकते हैं। मिट्टी से सोना पैदा करने का अर्थ है कि वहाँ मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर कोई कठिन परिश्रम करता है तो उसे निश्चित ही फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो वही स्थिति जिस तरह से भारत की है, वहाँ भी ऐसा ही पाया जाता है। अगर कोई अपने सपने लेकर जाता है तो कभी भी वो ठगा नहीं महसूस करता है, बल्कि वो सफल ही हो जाता है, उसके सपने साकार ही होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का अनुभव भी रहा है। तो वहाँ के लोगों के परिश्रम और निष्ठा आदि को हम देखें तो भारत का ही ऐसा लगता है वो प्रतिरूप है, इसलिए उसे लघु भारत कहा गया है। जब वहाँ अनेक ऐसे स्थानों को देखने के लिए लोग जाते हैं, जिन्हें अप्रवासी घाट भी कहते हैं, तो वहाँ लोगों को ये लगता है कि कैसे गर्व की अनुभूति होती है, वहाँ रहकर भी भारत जैसी अनुभूति होती है। वो अपने दुखों में, अपने अभाव में भी जीत की उम्मीद करते हैं। यही नहीं, यदि हम वहाँ के धार्मिक स्थानों को देखें तो जो भारत में धार्मिक स्थानों का महत्व है वो वहाँ हमें दिखाई देता है। और वही शिव की अनेक ऐसी मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं जो हमारे भारत देश में यहाँ वहाँ दिखाई देती हैं। यदि हम मॉरिशस के पूर्वी हिस्से को देखें तो ये काफ़ी हरा भरा लेकिन विकसित थोड़ा कम है यहाँ, लेकिन यहाँ प्राकृतिक दृश्य अनुपम है और वो उस देश को ऐसा अनोखा रंग प्रदान करता है जो प्राकृतिक रंग में डूबा हुआ है। यहाँ की जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उनके नाम भी भारतीय गलियों और मोहल्ले के नाम जैसे लगते हैं। वहाँ ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, मगर शूद्र कोई नहीं है। तो वहाँ शहरों के नाम भी कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद और बम्बई जैसे नाम से हम अवगत हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा देश है जहाँ भारत की अनुभूति दिलाता है। वहाँ की स्त्रियाँ आपको साड़ियों में नजर आएंगी,
वहाँ लोग कजरी सोहर गाते हुए दिखाई देंगे, भोजपुरी बोलते हुए दिखाई देंगे। तो अनेक ऐसे अनुभव हैं जो मॉरिशस को लघु भारत कहने के लिए बाध्य करते हैं। इन्हीं यात्रा के दौरान लेखक नैरोबी के जंगलों में भी गए, जहां उन्होंने वहां के नेशनल पार्क का आनंद उठाया। वहां खुले वातावरण में, प्रकृति के वातावरण में अनेक जीव जंतुओं से भी, उनके क्रियाकलापों से अभिभूत हुए और उनके स्वभाव को, उनके आदतों को महसूस किया कि एक जानवर किस तरह का स्वभाव रखता है और क्या वो अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए या फिर उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें क्या क्या अंतर होता है, वो क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ देखा। जब वो मॉरिशस पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कि यहाँ भी मॉरिशस में ईख की खेती जो उनका मुख्य व्यवसाय था, वो ईख की खेती जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो कैसे उन्हें प्राप्त हुआ? वो भारत देश से ही प्राप्त हुआ। इसीलिए वो जगह भी कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी उत्पादन यहाँ का मुख्य और एकमात्र उद्योग है। अब हम इसी से समझ सकते हैं कि हम यहाँ तो बैठे हैं, या फिर हम मॉरिशस में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, सब कुछ हमें भारत जैसी ही प्रतीत होती है। तो लेखक का जो लघु भारत नाम देने के पीछे जो कारण है वो स्पष्ट हमें समझ में आता है। इसमें किसी को संदेह नहीं होगी, क्योंकि वो वास्तव में लघु भारत ही है। भारत की अनुभूति दिलाने वाला, भारत की संस्कृति और सभ्यता को व्यक्त करने वाला लघु भारत अर्थात मॉरिशस ही है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और पाठ को पढ़कर और भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यात्रा के महत्व को समझ सकते हैं। धन्यवाद।